अच्छा ओके, हमने यहाँ तक कर लिया था। हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर n हमारे पास इवन होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो +1 होगी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये होल टर्म 0 हो जाएगी। और अगर n ऑड होगा तो ये इसकी, एक मिनट, लेट मी हाइड दिस, व्हाई इट्स नॉट हाइडिंग। और अगर n ऑड होगा तो आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 वी नॉट n पाई आपके पास आ जाएगी फॉर n ऑड, और n इवन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो बस यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी यूज़ की हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जब हम इस पे फोरियर ट्रिक अप्लाई करेंगे और वही सारे स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास आंसर था ना, वो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो सी एन था वो ये चीज आई थी। तो ये जो सी एन है ये आपने पुट करना होगा इस पोटेंशियल की, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, सॉरी ये वाली, इसमें हमने सी एन की वैल्यू को पुट करना होगा। तो आपके पास जो, अच्छा यहाँ से एक और चीज भी है कि हमारे पास जो है सी एन तो कांस्टेंट है ही, और साथ ये वाली जो पूरी टर्म है इसमें भी जब हमने x को b पुट किया तो ये पूरी टर्म भी आपके सामने ये कांस्टेंट ही हो गई। तो आपके पास जो है जो आंसर है वो आपके पास कैसे होगा, सी एन की जगह आपने ये वैल्यू को पुट कर देना है। और समीशन जो है वैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज के ऊपर था, लेकिन अब हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास इवन के लिए ये सी एन 0 हो रहा है और ऑड के लिए सी एन की वैल्यू ये आ रही है, तो इसलिए जो समीशन है फिर हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक नहीं करेंगे, बल्कि समीशन हम सिर्फ ऑड नंबर्स के ऊपर करेंगे। तो ये जो आपके पास बेसिकली आ रहा है ये आपके पास। और यहाँ पे एक और चीज देखें, जो हम पिछली हमने एग्जांपल की थी, पिछले एग्जांपल में हमारे साथ जो हमारी चीज डिफरेंट थी ना वो ये थी कि हमारे पास जो है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, क्या टर्म थी, सी एन साइन ऑफ एन पाई वाई ओवर ए, और इसके ऊपर हमने फोरियर ट्रिक अप्लाई की थी और हमने यहाँ से सी एन की वैल्यू को फाइंड कर लिया था। ठीक है, अब जब इस वाली इक्वेशन पे जब हम फोरियर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इसमें एक ये वाली टर्म भी साथ आ रही है। ठीक है, तो ये उस वाले केस में ये वाली टर्म नहीं थी, एक मिनट, पिछले केस में ये वाली टर्म नहीं थी, सिर्फ ये दो टर्म्स थी, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज नहीं आ रही थी, सिंपल हमारे पास सी एन इसके बराबर आ रहा था। लेकिन जब इस वाले केस में हम फोरियर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सी एन के साथ ये कांस्टेंट भी बाहर आएगा, इसलिए जब हम इसको भी कांस्टेंट के साथ बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो दूसरी साइड पे टर्म है वो सिर्फ सी एन के बराबर नहीं होगी, बल्कि ये वाली जो टर्म है ये भी उसके साथ रहेगी। इसलिए ये जो वैल्यू आ रही है इसके साथ इन्होंने सिर्फ सी एन नहीं लिखा हुआ बल्कि इस दोनों टर्म्स को लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे पीछे हमने जब कांस्टेंट लिया था, एक मिनट, पीछे जब हमने कांस्टेंट लिया था तो हमारा सिर्फ सी एन कांस्टेंट था, तो वो हमारे इंटीग्रेशन से यहाँ पे बाहर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जब अगले वाले केस में हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो कॉज वाली टर्म भी कांस्टेंट से बाहर आएगी, इसलिए जब आप ये पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये a/2 था, ये तो a/2 ही आएगा, लेकिन साथ यहाँ पे जो हमारे पास सी एन है ये खाली सी एन नहीं आएगा बल्कि इसके साथ कॉज, जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे a/2, तो यहाँ पे साथ आपके पास सी एन के साथ कॉज हाइपरपोला एन पाई बी ओवर ए वाली टर्म भी आ रही होगी, और वो यहाँ पे भी फिर साथ आएगी। और यहाँ पे जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी इस कांस्टेंट के साथ वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो है वो रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को तो हम सॉल्व ही नहीं कर रहे ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी वो कॉज वाली टर्म रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, तो इस वजह से ऐसा है, इसलिए कॉज वाली टर्म साथ आ रही है। तो इसलिए हम इस पूरी टर्म की जगह पुट करेंगे 4v0 n पाई, और समीशन हम सिर्फ और टर्म्स पे अप्लाई कर देंगे। तो बस वो हमने इस पूरी टर्म की जगह हमने 4v0 n पाई को पुट कर दिया। ठीक है,
और इन अदर वर्ड हम ये भी अच्छा हाँ एक और बात सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ तो सी, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाली टर्म है ना, क्योंकि हमने तो सी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे हमने सी एन की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली टर्म, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दी कि इस पूरी टर्म की वैल्यू नहीं पुट करनी, हमने सिर्फ सी एन की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी। तो यहाँ पे हमने सी एन की वैल्यू, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये तो अलग चीज़ है, ये तो हमने बाउंड्री कंडीशन पुट करके हमारे पास ये वाला रिलेशन आया था ना, असल जो पोटेंशियल है वो तो ये वाला है, हमने इसके अंदर सी एन की वैल्यू पुट करनी है। तो कहने का मकसद ये था कि आपके पास जो सी एन है वो सिंपल 4v0 ओवर एन पाई नहीं आएगा, बल्कि ये वाली जो टर्म है ये भी इधर जाके डिवाइड होगी और फिर सी एन की वैल्यू आएगी। मतलब जो सी एन की वैल्यू है एक्चुअली वो आपके पास किसके बराबर आएगी, वो आएगी 4v0 एन पाई, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफिक पैड नहीं है तो मैं इससे लिख रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लिखा जा रहा है। एन पाई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, 1 ओवर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस हाइपरबोला ऑफ ये सारी एन पाई बी ओवर ए, मतलब सी एन की ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4v0 एन पाई डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोला ऑफ एन पाई बी ओवर ए। तो यहाँ पे हम लोग सी एन की जगह क्या पुट करेंगे, 4v0 एन पाई ओवर कॉस हाइपरबोला ऑफ एन पाई बी ओवर ए। समझ आ गई, इसलिए ये डिनोमिनेटर में इस तरह से वैल्यू आ रही है। 4v0 ओवर पाई हम बाहर कॉमन निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, 1 ओवर एन और ये कॉस हाइपरबोला ऑफ एन पाई बी ओवर ए यहाँ से आया हमारे पास, और ये दो टर्म्स तो पहले से ही थी इस फंक्शन के अंदर, तो इसलिए ये इधर रहेंगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जाम्पल 3.5 भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर मेटल पाइप है। ओके, ओहो ये देखो जरा ऐसे, मैं चेक कर रही थी कि ये मेरा किधर से है, एक मिनट इसको मैं कट करती हूँ। ओके, ये आपके पास लॉन्ग रेक्टेंगुलर मेटल पाइप है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि इसकी एक साइड ए है और एक साइड बी के बराबर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है। और इसको, इसकी जो हमारे पास दो साइड्स हैं, बल्कि इसकी चार साइड्स, हाँ चारों साइड्स ग्राउंडेड हैं। सिर्फ एक एंड इसका जो है ना उसका पोटेंशियल वी नॉट है, जो कि वाई एंड जेड का फंक्शन है। बाकी इसकी जो 5 साइड है ना, ये तो साइड ओपन है ना, इनफाइनाइट, मतलब फैली हुई एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बाकी जो इसकी चार साइड्स हैं वो पोटेंशियल उनका जीरो है, और ये वाली जो साइड है इसका पोटेंशियल वी नॉट वाई जेड, मतलब वी नॉट है जो वाई एंड जेड का फंक्शन है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो कोई भी एक्सिस ऐसा नहीं है जिसके अलोंग डिपेंडेंस नहीं है, ये पोटेंशियल वाई एंड जेड पर डिपेंड कर रहा है। इट्स मीन कि आप वाई और जेड में से तो किसी को भी नहीं कांस्टेंट ले सकते। और एक्स एक्सिस के अलोंग भी आप देख रहे हैं कि जब एक्स एक्सिस के अलोंग आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो चेंज होता जाएगा। पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता जाएगा, ये मेटल स्ट्रिप्स का तो चेंज नहीं होगा जो ग्राउंडेड है, लेकिन ये वाला जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली जब आप इससे दूर जाएंगे तो उसके अलोंग क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल जीरो होता जाता है। तो एक्स वाई जी तीनों डिपेंडेंस इसके ऊपर होंगी और ये तीनों डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए जो इसका पोटेंशियल होगा, जो लास्ट इक्वेशन होगी वो ऐसे होगी। अच्छा, अब हम बाउंड्री कंडीशंस लिख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हमें, हमारे पास चार साइड हैं जिनके पोटेंशियल जीरो है। y इज इक्वल टू जीरो पे भी पोटेंशियल जीरो है, y इज इक्वल टू a पे भी पोटेंशियल जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो पे भी पोटेंशियल जीरो है, x इज इक्वल टू b के ऊपर भी पोटेंशियल जीरो है। और आपके पास सॉरी x नहीं है, सॉरी z, z इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जो पीछे वाली प्लेट है उस पर भी पोटेंशियल जीरो है, और z इज इक्वल टू बी के ऊपर जो प्लेट है उसके ऊपर भी पोटेंशियल जो है वो जीरो है। और वो अगेन x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो पोटेंशियल जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। और यहाँ जो x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर प्लेट है उसके ऊपर पोटेंशियल बी नॉट y और z है। तो 6 बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब उसमें पहले हम लोग क्या करते थे, पोटेंशियल को दो टर्म के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते थे, इसमें हम उनको तीन टर्म के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई जी। फिर हम इस पोटेंशियल को लैप्लास इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास इस तरह पहले हम लैप्लास इक्वेशन, हम वही स्टेप्स करेंगे, पहले हम पोटेंशियल को लैप्लास इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन फिर हम लोग v से उसको डिवाइड कर देंगे। v क्या है, 1 ओवर एक्स वाई जी से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब या एक्स वाई जी से हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास देखें डिवाइडेड बाय v,
पहले आपने इसे पुट करना है 3.43 में एंड देन v से डिवाइड कर देना है, तो इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। फिर अब ये तीन कांस्टेंट होंगे, इन तीनों कांस्टेंट का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसमें आपके पास एक पॉजिटिव होगा और दो आप नेगेटिव लेंगे। अब वो दो नेगेटिव कौन से होंगे? ऑब्वियसली जिनके लॉन्ग पीरियोडिसिटी है। जेड एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल रिपीट हो रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल रिपीट हो रहा है। मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग z इक्वल टू 0 पे प्लेट से पोटेंशियल 0 है, फिर z इक्वल टू b पे 0 है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग y इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है एंड y इक्वल टू a पे 0 है। तो y और z वाली टर्म को हम नेगेटिव लेंगे, माइनस के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ले लिया, और ये जो x वाली टर्म है इसको हमने पॉजिटिव लेना है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह का पॉजिटिव लेना है कि जब ये तीनों कांस्टेंट ऐड हों तो आंसर 0 आए। तो अगर ये माइनस के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इसको बराबर होना चाहिए के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तभी तो ये तीनों कांस्टेंट ऐड होकर 0 देंगे। तो C1 को ले लिया के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, C2 को ले लिया माइनस के स्क्वायर, C3 को ले लिया माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करने के बाद एक्स इससे मल्टीप्लाई वाई इससे और जेड इससे, तो ये तीन टर्म्स आ गई। अब इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके इनके सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। सिंपल वैसे ही है जैसे पिछले केस में थे। सिंपल आपके पास ये जो कांस्टेंट होता है अगर पॉजिटिव है तो ये कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल में आ जाता है ऊपर, और अगर नेगेटिव है आपके पास तो साइन और कॉस के फॉर्म में सोल्यूशन आ जाता है। यहाँ के था तो के वाई की फॉर्म में आ गया, यहाँ एल था तो एल जेड, और जेड का फंक्शन था तो इसलिए एल जेड आ गया। तो नेगेटिव वालों के जो है सोल्यूशन इस फॉर्म में आते हैं, पॉजिटिव वाले जो कांस्टेंट होते हैं उनके सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आते हैं। अब आपके पास तीन सोल्यूशन है, इन तीनों में अब आपने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके ए बी सी फाइंड करना है। सारे कांस्टेंट 6 कांस्टेंट हमने 6 और डिफरेंट लिए, ठीक है। तो पहली तो यही थी आपके पास बाउंड्री कंडीशन के एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल को 0 होना है। ये थी ना बाउंड्री, पहली नहीं थी, ये पांचवी थी। एक्स इज इक्वल टू 0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 होना है, जबकि ये टर्म एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट हो रही है, इसलिए ए को 0 कर दिया हमने। फिर दूसरी हमारे पास जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जिसमें कहा गया है कि y इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अगेन वही लॉजिक, अब यहाँ पे अगर आप y को 0 पुट कर रहे हैं तो ये वाली टर्म 0 नहीं हो रही, इसलिए हमने d को 0 कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड बाउंड्री कंडीशन ये थी कि z इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0। अब इस केस में अगेन z 0 पुट करने से ये टर्म 0 नहीं हो रही, f को 0 कर दिया। तो तीन कॉन्स्टेंट तो हमारे पास 0 हो गए, a d एंड f। फिर उसके बाद सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू, थर्ड बाउंड्री कंडीशन नहीं फोर्थ, कौन सी है यार, एक मिनट, सेकंड है, y इज इक्वल टू a के ऊपर पोटेंशियल 0 है। तो अगेन आपको पता है y इज इक्वल टू a पे पोटेंशियल 0 है। अब ये वाली टर्म भी बची है, d वाली तो 0 हो गई है, तो कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास साइन 0 होता है? के वाई की वैल्यू जब होगी n पाई, अगेन जैसे हमने पहले किया था। अब y को यहाँ आपने a पुट कर दिया, तो के a की वैल्यू जब n पाई के बराबर होगी तो आपके पास साइन 0 होगा, तो वहाँ से k की वैल्यू आ गई n पाई ओवर a। इसी तरह आपने फोर्थ बाउंड्री कंडीशन थी कि z इज इक्वल टू b के ऊपर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। इट्स मीन एल बी जब n पाई के बराबर होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, तो वहाँ से l की वैल्यू आ गई। अच्छा n ये कांस्टेंट डिफरेंट ले लेना, जैसे इन्होंने यहाँ पे के ए को लिया है n पाई के बराबर और एल बी को लिया है m पाई के बराबर, तो l की वैल्यू आ गई m पाई बाई बी। n और m कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। बस अब आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप ध्यान रखना है कि इसका a वाले 0 है ये निकाल देनी है, d वाली टर्म भी निकाल देनी है, फिर ये तीन टर्म्स आएंगी। तो इन तीन टर्म्स में आपने जो k और l की वैल्यूज निकाली है ना, ये भी पुट करनी है, और बाकी जो कांस्टेंट थे वो सारे इकट्ठे होकर एक कांस्टेंट से आपने रिप्लेस कर देना है c से, क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, इन तीनों के जो कांस्टेंट्स हैं आपस में ऐड होकर हमने कह दिया एक कांस्टेंट बन के c। अब हमने सारी बाउंड्री कंडीशन पुट कर दी है। अच्छा, अब हमने समीशन अप्लाई करना है वो अगेन, क्योंकि n और m की कोई भी, अब यहाँ पे दो समीशन अप्लाई होंगे क्योंकि n और m दो कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू भी 1 से इन्फिनिटी तक और m की वैल्यू भी n 1 से इन्फिनिटी तक। अब जो हमारी एक बाउंड्री कंडीशन रह गई है ये वाली सिक्स्थ, x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल v नॉट है। अब हमने वो पुट करनी है, x को इस वाली इक्वेशन में x को हमने 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाती है टर्म, तो ये साइड आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, बाकी वैसे ही रहेगी, और यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दें। x 0 पे पोटेंशियल क्या था, v नॉट बाय z। बस अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फोरियर ट्रिक अप्लाई करनी है।
लेकिन यहाँ पे अब अच्छा यहाँ पे अब देखें जो कांस्टेंट भी लिया है उसके साथ सिर्फ n नहीं लिखा, n और m दोनों लिखा है। ऑब्वियसली दो कोफिशिएंट्स, दो नंबर है जिनके ऊपर ये कांस्टेंट अप्लाई कर मतलब डिपेंड कर रहा है। अब हमने इस पर जब फोरियर ट्रिक अप्लाई करनी है तो इसमें क्योंकि एक तरह से आप समझ लें कि डबल है नंबर्स, तो हमने फोरियर ट्रिक भी 2 टाइम्स अप्लाई करनी है। m वाली टर्म के लिए अलग करनी है, n वाली टर्म के लिए अलग करनी है। n वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए n प्राइम पाई y ओवर a वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और m को ख़त्म करने के लिए m प्राइम पाई z ओवर b वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग फोरियर ट्रिक क्यों अप्लाई करते थे? साइन फंक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब दो साइन फंक्शंस आ गए, तो इट्स मीन हमने दो साइन फंक्शंस के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, एक n प्राइम वाला और एक m प्राइम वाला। और देखिए लिमिट जो है वो बाउंड्री कंडीशन वो पीरियोडिसिटी के हिसाब से लगती है। y एक्सिस के अलोंग वैल्यू जो है वो 0 पे जो है फिर वो y इक्वल टू a पे आ रही है, तो इसलिए y एक्सिस की जो y वाली जो साइन फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो 0 टू a तक है, और जो z एक्सिस है उसमें वैल्यू रिपीट हो रही है z इक्वल टू 0 पे, फिर z इक्वल टू b पे। तो इसलिए हमारे पास z एक्सिस के अलोंग या z वाला जो साइन फंक्शन है उसके ऊपर हमने 0 टू b लगाई है लिमिट, ठीक है, क्योंकि 0 टू b तक जाते हुए वैल्यू रिपीट हो रही है z एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग 0 से a तक जाते हुए वैल्यू रिपीट हो रही है। अच्छा, तो अब क्या होगा, दोनों साइड पे जो है वो हमने इसी तरह इस साइड पे भी हमने एक दो साइन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रल हो गए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो क्या था, सिर्फ बी नॉट था ना, तो दोनों दूसरी ऑब्वियसली जो टर्म आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया है वही टर्म्स आपने राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे आपने दो साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड पे भी दो साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है, और इसी तरह डबल इंटीग्रेशन होगी, एक पे 0 टू ए बी तक और एक पे 0 टू ए तक, एक डी वाई और एक डी जेड, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन। तो अब आपके पास ये पूरा अगेन जैसे हमने पहले देखा था इसकी वैल्यू होती थी a/2, तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी b/2, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है b, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। ये अलग एक फोरियर ट्रिक और ये दूसरी फोरियर ट्रिक, ये a/2 और ये b/2। और पीछे अगेन आपके पास जैसे वहाँ पे समीशन खत्म हो गया था यहाँ पे भी समीशन खत्म हो जाएगा। तो ये सी एन एम के साथ क्या आ जाएगा, a/2 मल्टीप्लाई बाय b/2, a/2 मल्टीप्लाई बाय b/2 क्या हो जाएगा, ab/4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एक मिनट लेट मी राइट, यहाँ से आपके पास आ गया a/2, ठीक है, और यहाँ से आ गया b/2, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b डिवाइडेड बाय 4। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ है उसे वैसे, सॉरी राइट हैंड साइड पे जो कुछ है उसे वैसे ही रहने देंगे, यहाँ से ये 4 को ऊपर ले जाएंगे, ए बी को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास सी एन एम की वैल्यू आ जाएगी। 4 को इधर ऊपर और ए बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो सी एन एम की ये वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो सी एन एम, अब हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया, हमारा काम यही था, हमने कांस्टेंट फाइंड करना है। उस कांस्टेंट को आप ये जो आपका सोल्यूशन आया था इसमें आप पुट कर दें तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। अगर आपको फॉर्म गिवन हो वी नॉट की, ये जो वी नॉट बाय जेड है, हमें इसकी फॉर्म नहीं गिवन इसलिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपको इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई कंडक्टर हो, ये जो ट्यूब है रेक्टेंगुलर ट्यूब तो नहीं कह रही है, हाँ रेक्टेंगुलर ट्यूब है, मेटल पाइप है, इन्होंने कहा है कि अगर ये जो इसके एंड पे जो आपने कनेक्ट किया हुआ है ना, ये वाली जो पोटेंशियल प्लेट है जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल स्पेसिफिक पोटेंशियल वी नॉट पे है, जो वाई एंड जेड का फंक्शन है, तो इन्होंने कहा है कि अगर एंड ऑफ द ट्यूब कोई कंडक्टर हो, जो प्लेट है वो कोई कंडक्टर होती है और उसका ऊपर वो जो पोटेंशियल है वो वी नॉट वाई जेड के मतलब वाई जेड का फंक्शन होने की बजाय कोई कांस्टेंट होता वी नॉट, तो फिर हम उस वी नॉट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते, दोनों को अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट कर लेते, वाई वाली टर्म को अलग जेड वाली टर्म को अलग। तो ये वाली इंटीग्रेशन अभी आपने पीछे की है 3.3 वाले, देखें ये रिजल्ट्स वही यूज़ कर रहे हैं जो बार बार एक दफ़ा यूज़ हुए हैं। तो ये देखें 3.3 में हमने ये वाले इंटीग्रल के लिए बताया था मैंने आपको ये पूरा रिजल्ट। अब वहाँ पे दो ऐसे इंटीग्रल हो गए, तो उसमें फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे किधर चला गया,
तो एक 4v0 n पाई इधर से आ जाएगा और एक 4v0 n पाई इधर से आ जाएगा। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 16v0 पाई स्क्वायर nm। क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगा 4v0, इससे आएगा 4v0 n पाई n पाई, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा 4v0 m पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m है m पाई। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 16v0 स्क्वायर nm पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये आ रहा है। और ये कब आएगा? जब दोनों ऑड हो n और m, क्योंकि इवन के लिए तो वो 0 हो रहा है। तो अगेन आप फिर इस कांस्टेंट सी एम की वैल्यू जो आ रही है ये, वो आप पुट कर देंगे इसके अंदर, और समीशन आप 1 से इन्फिनिटी के बजाय ऑड नंबर्स पे कर देंगे सिर्फ। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये, ओहो किधर चला गया, इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की 3 एग्जांपल्स कर ली इन आ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आपने ये वाले प्रॉब्लम ट्राई करने हैं सारे, और ये आप कर लेंगे क्योंकि इतनी जैसे हैं बिल्कुल। ये सारा प्रॉब्लम ट्राई करना है, फिर हम कल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करेंगे, कल या अगर नेक्स्ट क्लास जब भी मैंने ली। ओके, अभी के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये स्टार्ट से बता दें कि आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे पुट की थी इस इक्वेशन के अंदर। कौन सी वाली इक्वेशन बताओ? ये वाली? यस मैम, इसके अंदर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू किस तरह से पुट की थी? ये तो सिंपल आप v की जगह पुट करेंगे ना, v की जगह एक्स वाई जी लिखेंगे, और फिर जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो सॉरी यस मैम। डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी, तो आपको पता है कि जो x वाली टर्म है वो x का फंक्शन है, बाकी ये दोनों y z है। तो जब आप इस ये वाली टर्म होगी y z कांस्टेंट हो जाएगा, इस टर्म के लिए x और z कॉमन हो जाएगा, इस वाली टर्म के लिए x और y कॉमन हो जाएगा, सिर्फ z वाली टर्म की जो है वो इंटीग्रेशन होगी। ये मैंने पिछली जो एग्जांपल की थी तो उसके अंदर मैंने स्टेप्स किए थे, अगर आपने वो देखी है तो आपको फिर पता होगा। सिंपल आपने वैल्यू जैसे फंक्शन पुट करके आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो यस मैम। इसमें भी ऐसे ही है कि v फंक्शन है, आपने पुट किया और उसको डिफरेंशिएट किया। तो जब आप ठीक है। पहले x वाला पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तब दो x y z में y और z कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि ये x स्मॉल x का फंक्शन है, ये स्मॉल y का फंक्शन है स्मॉल c का। तो जब आप x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, और z की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। और यस मैम। और किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है सवाल तो फिर मैं एंड कर दूं। यस मैम, कर दें। ओके। I'm gonna kill people. अब जिया को मैं